आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है व्हेन टू यूज ए परमिट टू वर्क सिस्टम। किन किन केसेस और किन किन कंडीशंस में हम लोग परमिट टू वर्क सिस्टम को यूज करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोगों को किस किस काम के लिए वर्क परमिट सिस्टम यूज करना चाहिए, या वर्क परमिट सिस्टम कितने प्रकार की होते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। तो इसके आंसर डिफरेंट तरीके से देते हैं स्टूडेंट। एक तो ये कहा जाता है कि कितने टाइप्स की वर्क परमिट एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन की अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहती है कि सारे काम बहुत ही अच्छे कंट्रोल फॉर्म में किए जाएं और सारे काम बहुत अच्छे तरीके से होते रहें सेफ्टी के साथ में, तो चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को सारे काम को परमिट टू वर्क सिस्टम से कंट्रोल करना चाहिए। और कुछ कॉमन सी वर्क परमिट सिस्टम जिसको जिसको इम्प्लीमेंट ही करना होता है, जिसमें किसी भी टाइप की सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती हो और उस सोर्स ऑफ एनर्जी से इंजरी या डेथ होने के चांसेस हों या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी के चांसेस हों। तो जिसमें ज़्यादा रिस्क है, हाई रिस्क जितनी भी वर्क एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन सारी वर्क एक्टिविटीज़, हाई रिस्क वर्क एक्टिविटीज़ को हम लोग परमिट टू वर्क सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। और उसमें से जैसे एनर्जी का मतलब क्या है, चाहे वो कोई थर्मल एनर्जी हो, चाहे कोई रेडिएशन एनर्जी हो, चाहे कोई मैकेनिकल एनर्जी हो, है ना, चाहे कोई और भी किसी डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, या अदर वाइब्रेशन, हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन हो। इस तरीके के बहुत से जो वर्क, जो कह सकते हैं कि बहुत ही ऐसे वर्क हों जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को कॉज करें, या सीरियस डिजीज कॉज कर दें, या सीरियस इंजरी कॉज कर दें, तो उसे हम लोग उस काम को वर्क परमिट सिस्टम के थ्रू हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कुछ कॉमन सी वर्क एक्टिविटीज हैं, जैसे एक कहा जाता है कोल्ड वर्क परमिट, एक हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट का मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर स्पार्क जनरेट होता हो, या जिसके अंदर से ओपन फ्लेम जनरेट होती हो, या जिसके अंदर से हीट जनरेट होती हो, तो उसे हॉट वर्क कहा गया है। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग है, कटिंग है, ग्राइंडिंग है। तो ये सारे के सारे वर्क जो है वो हॉट वर्क कहलाते हैं। तो हॉट वर्क जितने भी होते हैं, चाहे ग्राइंडिंग हो, चाहे कटिंग हो, चाहे वेल्डिंग हो, इन सारे के सारे काम के लिए परमिट यूज की जाती है, हॉट वर्क परमिट यूज की जाती है, पहली चीज। दूसरी कोल्ड वर्क परमिट होती है। बाकी जितने भी काम होते हैं, चाहे वर्क एट हाइट हो, चाहे एक्सकवेशन का काम हो, चाहे वो अदर वर्क हो, क्लीनिंग का हो, हाउस कीपिंग का हो, तो उसके लिए जो परमिट यूज करते हैं हम लोग कोल्ड वर्क परमिट यूज करते हैं। तो कहते हैं कितने टाइप्स की वर्क परमिट हो सकती है। कुछ कॉमन से जो वर्क एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए हम लोग वर्क परमिट को इशू करते हैं, वो है हॉट वर्क है, जिसके लिए वर्क परमिट इशू की जाती है। फिर वर्क एट हाइट है, ऊंचाई पे काम करने के लिए कोई जा रहा है तो 1.8 मीटर से हाइट से अधिक ऊंचाई पे कोई काम करने के लिए जा रहा है तो वर्क परमिट को लेगा। फिर गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसे एक्सकवेशन वर्क एक्टिविटी चल रही है, तो भी वर्क परमिट लिया जाएगा। साथ में इलेक्ट्रिकल कोई वर्क हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए वर्क परमिट इशू की जाएगी। फिर उसके साथ में कहीं पर कन्फाइंड स्पेस का काम हो रहा है तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर के लिए वेसल एंट्री वर्क परमिट इशू करवानी पड़ेगी। तो उस तरीके से, अगर ये तो कॉमन से वर्क एक्टिविटीज हैं जिसके लिए वर्क परमिट इशू करवाई जाती है, लेकिन जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट हर एक काम को एक वर्क परमिट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करती है। हर एक काम को, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करना हो, चाहे वो हाउस कीपिंग करवाना हो, कोई सा भी छोटा से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, तो सारे काम को वर्क परमिट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो व्हेन टू यूज ए परमिट टू वर्क सिस्टम, कब हम लोगों को वर्क परमिट सिस्टम यूज करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि पहला एग्जांपल दिया गया है हॉट वर्क के लिए। तो हॉट वर्क इज पोटेंशियल डेंजरस होता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि एक सोर्स ऑफ इग्निशन निकलता है। अगर कहीं पर कोई मटेरियल रखा हुआ है जो कि फ्लेमेबल है, जो जल सकता है, तो वहां पर तो आग लग जाएगी, क्योंकि हॉट वर्क कॉजेज फायर्स इन ऑल प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस होते हैं तो हॉट वर्क फायर कॉज कर सकता है ना। अगर फ्लेमेबल मटेरियल प्रेजेंट है तो आग लगा सकता है। तो हॉट वर्क में जो इंक्लूड करता है कटिंग है, वेल्डिंग है, ब्रेजिंग है, सोल्डरिंग है, या एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ नेकेड फ्लेम
कोई भी काम ऐसा हो जिसके अंदर नेकेड फ्लेम हो, ड्रिलिंग है, ग्राइंडिंग है, शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड, जहाँ पर वहाँ पर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है और उस एरिया के अंदर ड्रिलिंग है और ग्राइंडिंग का काम करने के लिए भी अगर भेज रहे हैं तो उसको हॉट वर्क कंसीडर किया जाएगा। तो कहा कि हॉट वर्क जब भी किया, कहीं पर भी किसी भी एरिया के अंदर हॉट वर्क अगर हो रहा है और स्पेशली अगर वहाँ का इन्वायरमेंट और क्लाइमेट फ्लेमेबल है, ज्वलनशील वहाँ पर गैसेस हो सकती हैं, मटेरियल हो सकता है, तो वहाँ पर जितने भी काम होंगे, हॉट वर्क होंगे, उनको परमिट टू वर्क सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। फिर कहा कि कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं कि जहाँ पर हॉट वर्क डिजाइनेटेड एरिया बनाया गया हो, जैसे कोई फैब्रिकेटेड यार्ड बनाया गया हो, वो एक्सेप्शन में होता है कि वहां पर बिना परमिट के भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो डिजाइनेटेड एरिया अगर है तो। बट ऑलमोस्ट अगर डिजाइनेटेड है या नॉन डिजाइनेटेड एरिया है, अगर सबको वर्क परमिट सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है तो ये गुड प्रैक्टिस मानी जाएगी। फिर उसके बाद कहा कुछ टिपिकल प्रिकॉशंस हैं, कंट्रोल मेजर्स हैं हॉट वर्क के लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज प्रिकॉशन में कही जाती है कि हॉट वर्क जब भी कराया जाए तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही कराया जाए, और जब भी हॉट वर्क कराया जाए, जिस भी वेसिनिटी, जिस भी एरिया के अंदर, जिस भी जगह पर हॉट वर्क कराने के लिए जा रहे हैं, वहां से जितने भी फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं वो सब के सब वहां से रिमूव कर दिए जाने चाहिए। और जो चीजें, जो इक्विपमेंट्स है या जो सब्सटेंस है, अगर उसको आप किसी रीजन से वहां से हटा नहीं सकते जहां पर हॉट वर्क होना है, तो वहां पर फायर प्रूफ ब्लैंकेट से उसको कवर करवा दीजिए, और उस जगह पर जहां फायर हॉट वर्क होने जा रही है वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर रखवाइए, और वहां पर फायर वॉचर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। और फायर वॉचर के बारे में ये कहा जाता है कि जब काम स्टार्ट होगा और काम स्टार्ट हो गया है फॉर एग्जांपल 4 o'clock पे, तो सारा एरिया क्लीन करा करके और सब चले जाएंगे, वेल्डिंग करने वाला चला जाएगा, सब चले जाएगा, लेकिन अगर वो एरिया फ्लेमेबल है जहाँ पर हवाओं में हो सकता है कि गैस हो जो कि जल सकती है, तो वहां पर 1 घंटे तक के फायर वॉच पर्सन खड़ा रहेगा फायर एक्सटिंग्विशर्स और इक्विपमेंट्स के साथ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि फायर ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि जो आग लगती है वो 3 चीजों से मिल करके लगती है, हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है। तो वहां से क्या हुआ है कि फ्यूल को तो हटा दिया है, फ्यूल नहीं है वहां पर, या फ्यूल आ भी सकता है वहां पर, हीट भी है ऑलरेडी है, जहां पर वेल्डिंग की गई है तो वहां पर हीट भी अवेलेबल है उस एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन भी है। तो फायर वॉचर 1 घंटे तक के इसलिए उस हजार्डस एनवायरनमेंट में काम खत्म होने के बाद, हॉट वर्क होने के बाद खड़ा रखा जाता है, ताकि कहीं से भी री इग्निशन ना हो जाए किसी फायर का, तो इसलिए उसको वहां पर रुकना पड़ता है। जहां पर भी हॉट वर्क हो रहा है उसका एरिया जो है वहां पर कूड़ा करकट वहां पर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वहां पर हॉट वर्क को स्टार्ट बिल्कुल ना किया जाए। अगर वहां पर कोई लकड़ी की फ्लोर्स है तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा कि उसके नीचे हो या उसके आसपास हो तो उस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। फिर कहा गया कि जो वुडन फ्लोर्स हैं जितने भी, वो डैम डाउन वाटर के साथ में कर दिया जाता है, पानी छिड़काया जाता है उनके ऊपर, ये सब एक्टिविटीज की जाती है। और जब काम खत्म हो जाता है, जब वर्क कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जहां पर हॉट वर्क हो रहा है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क इस मोल्डरिंग एम्बर्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ करेक्टली। जो स्मोल्डरिंग की है, आपने जोड़ा है, स्मोल्डरिंग का मतलब जोड़ना भी होता है, वेल्डिंग का मतलब भी जोड़ना होता है। तो स्मोल्डर मतलब होता है जहाँ पर पिघले हुए जो लोहे हैं या पिघले हुए जो पीसेज हैं जो गिरे हैं, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ेगा, डिस्पोज कर दिया जाए उसको। फिर हॉट वर्क कहाँ पर इशू किया जाएगा, किस जगह पर हॉट वर्क इशू करना पड़ेगा? बताया कि वर्क ऑन नॉन लाइव आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर आप आइसोलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम या नॉन लाइव सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वहां पर भी यूज करना पड़ेगा। फिर आइडेंटिफाई द सर्किट और इक्विपमेंट टू बी वर्क ऑन, किस सर्किट पे काम होना है, किस जगह पर होना है, फिर उसकी सप्लाई को आपको कट करना पड़ेगा, आप सप्लाई वहां से कट करवा दीजिए, है ना। लोटो को फॉलो किया जाए,
उसके बाद फिर ये इंश्योर कर लिया जाए कि बिजली, अब वहां पर हॉट वर्क की बात खत्म हो गई है। अब किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर, किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करने के लिए अगर कोई जा रहे हैं तो वहाँ एक प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कि सर्किट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, या इक्विपमेंट्स को जिस पे काम करना है हमको, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी सप्लाई को कट कर देंगे, लॉकआउट टैग आउट फॉलो कर लेंगे, कि इसको अपने पास रख लेंगे, यानी डेंजर नोटिस लगा देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस का नोटिस लगा दिया। फिर इंश्योर करेंगे कि सर्किट जो है वो डेड हो गई है, उस पर किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल फ्लो वहाँ पर मेंटेन नहीं है। फिर उसके बाद अर्थ को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई लीकेज करंट या फॉल्टी करंट आता है तो वो अर्थ में चला जाए। प्रिकॉशन लेने के साथ साथ जितनी भी और भी एडजेसेंट लाइव पार्ट्स हैं सब पे प्रिकॉशन लिया जाएगा। फिर उसके बाद एक परमिट टू वर्क इशू किया जाएगा उसको, फिर लोकल अर्थ वहां पर बनाया जाएगा, फिर डेड वर्किंग कराया जाएगा कि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिसिटी वहां पर ना रह जाए। तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेडली है, इलेक्ट्रिकल वर्क बहुत ही हजार्डस माना जाता है, किसी भी क्षण डेथ हो सकती है, तो इस वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट होती क्या है, एक स्टेटमेंट होता है सर्किट के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में कि जो सेफ वर्क होना है किस तरीके से होगा, उसमें सारे हजार्ड्स लिखे होते हैं। चेकलिस्ट होती है उस परमिट के अंदर जिसको चेक करना होता है कि अर्थ है कि नहीं है, सर्किट आइसोलेटेड की गई है, बंद की गई है कि नहीं की गई है, ये लॉकआउट टैग आउट फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, ये सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। फिर जब भी इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट जब हम लोग यूज करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें बहुत ही क्लियरली स्टेट होनी चाहिए, क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए। पहली चीज तो जो पर्सन उस चीज को एड्रेस कर रहा है, जो ग्रुप लीडर है जो कि वर्क करने के लिए जा रहा है या जो लीड करेगा उसका नाम होना चाहिए। जो इक्विपमेंट सही इक्विपमेंट्स जो हैं जो उस जगह पर यूज होने हैं वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जो जो पॉइंट है जहाँ पर काम करने के लिए कोई तार को जोड़ने के लिए जा रहा है वो तार आइसोलेट होना चाहिए, आइसोलेशन होना चाहिए, यानी आइसोलेशन का मतलब पृथक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर ये श्योर करना चाहिए कि जो कंडक्टर्स हैं वो अर्थ हैं, जिसके थ्रू बिजली करंट आ सकता है वो अर्थ में प्रॉपरली प्रोवाइड किए गए हैं उनके लिए। फिर उसके बाद ये इंश्योर कर लीजिए कि वहाँ पर नोटिस पोस्ट की गई है स्पेशल सेफ्टी लॉक्स के लिए कि नहीं की गई है, कि मैन एट वर्क काम कर रहे हैं लोग। नेचर ऑफ द वर्क जो भी है वो आप इंश्योर कर लीजिए पहले, और अदर कोई सोर्स ऑफ हजार्ड अगर वहाँ पर है तो उसको भी आप पहले से इंश्योर कर लीजिए, या और आपको फर्दर कोई प्रिकॉशन की नीड है अगर इस पूरे वर्क के अंदर तो उस प्रिकॉशन को भी इंश्योर कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए वर्क परमिट है एग्जैक्टली। तो वर्क परमिट इसीलिए होता ही है कि वो सारे के सारे हजार्ड और प्रिकॉशन को पहले से बता दे। फिर अगर कोई मशीनरी का मेंटेनेंस हो रहा है, क्योंकि मशीनरी में क्या होता है कि मशीनरी कभी कभी बहुत बड़ी होती है और बड़ी मशीन को अंदर अंदर जाना पड़ता है वर्कर्स को मेंटेन करने के लिए या रिपेयर करने के लिए। तो ऐसी केसेस में कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो मशीन के अंदर ही हैं, और अंदर रहने के साथ साथ क्या हुआ है कि उनके ऊपर मशीन को स्टार्ट कर दिया गया है जिसकी वजह से बहुत ही बैडली इंजर्ड हो गए वो। तो ऐसे बहुत से केसेस आए, तो इसीलिए कहा गया कि मशीन के ऊपर अगर कोई मेंटेनेंस का है या कोई रिपेयरिंग का कोई काम होना है तो उसको भी वर्क परमिट सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करिए। तो कहा मशीनरी मेंटेनेंस जितने भी हैं हैज एट रिस्क टू वर्किंग एज ए सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स और डिसेबल एंड गार्ड्स आर रिमूव्ड टू एक्सेस पोटेंशियल डेंजर पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। मशीन के ऊपर काम करना वैसे ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, और अगर उसके ऊपर कोई गार्ड्स को हटा दिया है या और भी अंदर सेफ्टी डिवाइसेस को हटा दिया गया है तो वो और भी डेंजरस बन जाती है। तो जो मशीनरी की जो वर्क परमिट है उस वो क्या चीजें वहां पर इंश्योर करनी जरूरी है उसके लिए, तो पहली चीज इंश्योर करें कि वर्क इज केयरफुली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, काम सही तरीके से प्लान किया गया है और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिर ये भी इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि देयर इज अ कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ पावर सोर्स, जहां से वो पावर सोर्स उस बिजली के तार में आ रहा है उसको हमने कंप्लीटली बंद कर दिया है, ये इंश्योर करे। और इंश्योर करे कि एनी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड, जितने भी स्टोर्ड पहले से ही उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी वो रिलीज कर दी गई। फिर एक्सेस एंड एग्रेस इनटू प्लांट इज कंट्रोल, जो भी अंदर जाना वहां से बाहर निकलना
उसका जो रास्ता है उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जा रहा है, ये इंश्योर करें। फिर नेचर ऑफ द वर्क कैसा है और वर्कर कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जब वहां पर बात करेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, ये भी इंश्योर करें। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको तो बिल्कुल श्योरली इंश्योर करना पड़ेगा कि जैसे वर्कर्स कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, एडिक्वेट सुपरविजन वहां पर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है, एडिक्वेट लाइटिंग है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो इंश्योर करना पड़ता है, या उस वर्क परमिट सिस्टम के अंदर चेकलिस्ट में होना चाहिए कि वो ये चीजें देख सकें। फिर उसके बाद बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस की। तो कन्फाइंड स्पेस की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस कोई वर्क प्लेस ऐसा वर्क प्लेस होता है जिसके अंदर अंदर जाना और बाहर निकलना मुश्किल हो, तो उसे हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। वो कन्फाइंड स्पेस छोटा भी हो सकता है कि जिसके अंदर आप जा ही ना पाए, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है कन्फाइंड स्पेस कि जिसके अंदर 7 स्टेडियम बना लिए जाए फुटबॉल मैच होने के लिए। तो कन्फाइंड स्पेस बहुत छोटा भी हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो कन्फाइंड स्पेस की डिफिनेशन है कि एनी प्लेस विच हैज रिस्ट्रिक्टेड मींस ऑफ एक्सेस एंड एक्सेस, जिसके अंदर खड़े खड़े आप न जा पाए आसानी से, या खड़े खड़े जिस अंदर चले जाएं जिस कमरे के अंदर, उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, प्रॉपर लाइटिंग ना हो, ऑक्सीजन की कमी होने के चांसेस हों, ऐसे वेसल हों, ऐसे कंटेनर हों, उसको भी हम लोग कन्फाइंड स्पेस में ही डिफाइन कर देते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस कभी एक पर्टिकुलर चीज को तो हम लोग कहते नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले वो कन्फाइंड स्पेस नहीं है लेकिन अब कन्फाइंड स्पेस बन गया हो। फॉर एग्जाम्पल एक रूम हो और उस रूम को चारों तरफ से बंद कर दिया जाए एकदम कंप्लीटली, सो दैट बिकम कन्फाइंड स्पेस, और उसी के वेंटिलेशन को खूब अच्छे से खोल दिया जाए, सारी क्रॉस वेंटिलेशन होने लगे, तो वो कन्फाइंड स्पेस नहीं रहेगा। तो कन्फाइंड स्पेस की डिफिनेशन इसलिए बताई जाती है, और एक कॉम्पिटेंट पर्सन को जज करना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए कि वो कन्फाइंड स्पेस है कि नहीं है, ये चीज वो इंश्योर करेगा। ठीक है ना। तो कोई भी कन्फाइंड स्पेस एंड इनक्लोज्ड प्लेस और पार्शियली इनक्लोज्ड स्पेस विद लिमिटेड स्पेस ऑफ एक्सेसिबिलिटी इज कॉल्ड द कन्फाइंड स्पेस। कोई भी ऐसे बंद जगह या पूरी बंद जगह या आधी बंद जगह, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आराम से कोई अंदर जा नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है, उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर वर्क करना बहुत ही डेडली हो सकता है, वाइड रेंज ऑफ इंजरीज हो सकती हैं, डिजीजेज हो सकती हैं, और सडन डेथ के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये ज्यादा डेडली कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल प्लेस भी कन्वर्ट हो जाता है कन्फाइंड स्पेस में, कुछ कंडीशंस अगर वहां पर आ जाती हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन। कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, कोई फैब्रिकेशन वर्क हो गया, या कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, तो पहले तो वो कन्फाइंड स्पेस नहीं थी लेकिन अब कन्फाइंड स्पेस हो गया है। एग्जाम्पल ऑफ कन्फाइंड स्पेस क्या है कि स्टोरेज टैंक है, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंक होते हैं, वो कन्फाइंड स्पेस है। सिलोस भी वही होते, लंबे लंबे, जिसको टॉल टावर कहते हैं, सामान उसके अंदर डंप किया था, रखा जाता है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है ना, ऊपर है, ये सारे कन्फाइंड स्पेस है। मैंस होल है, कन्फाइंड स्पेस है। पाइपलाइन है, कन्फाइंड स्पेस है। 4 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा अगर ट्रेंच में फॉर्म में है तो वो कन्फाइंड स्पेस है। तो पानी की टंकी कन्फाइंड स्पेस हो सकती है, सीवर का टैंक कन्फाइंड स्पेस हो सकता है, एक गांव का कुआं कन्फाइंड स्पेस हो सकता है। तो कन्फाइंड स्पेस मीन्स एनी प्लेस विच हैज रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एक्सेस एंड एक्रेस, जिसके अंदर अंदर जाना निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो, एंड विच हैज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, जो जगह इंसान के रहने के लिए ना बनाई गई। क्योंकि इंसान के रहने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसमें लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है, वेंटिलेशन का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो वेंटिलेशन लाइटिंग अगर वहां पर है तो वो कन्फाइंड स्पेस नहीं कहलाएगा। फिर कहते हैं कि सम ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर शुड बी कंसीडर फॉर द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एट कन्फाइंड प्लेस। कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई काम करने के लिए जा रहा है तो कुछ सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ सेफ्टी मेजर में क्या है? टेस्ट द एटमॉस्फेयर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक एंड फ्लेवेबल गैसेज और ऑक्सीजन लेवल। कन्फाइंड स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर को टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, यही डेडली होता है, इसी की वजह से डेथ होती है, इसी की वजह से सबसे ज्यादा खतरा जो है वो एटमॉस्फेरिक हजार्ड से होता है। तो वो डिटेक्ट क्या करते हैं कि कोई टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस तो नहीं है उसके अंदर, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी, कोई फ्लेवेबल गैस तो नहीं है जलने वाली, या ऑक्सीजन का लेवल तो कम नहीं है वहां पर किसी वजह से, तो ये चेक करना पड़ता है और ये चेक करना जरूरी है।
फिर चेक करना पड़ता है कि कॉम्पिटेंसी क्या है उस वर्कर की जो उस काम को करने के लिए जा रहा है। अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो उससे काम नहीं कराया जा सकता है। फिर कहा क्लीन द वर्क एरिया टू एराडिकेट रेजिड्यूज, और उस एरिया को जब काम हो जाए तो साफ कर दिए ताकि वहां पर जो बची हुई चीजें रह जाती हैं जो एक हजार्ड कॉज कर सकती हैं वो वहां से रिमूव हो जाए। अगर इलेक्ट्रिकल या कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं हम जो कि इसको कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर करके काम करा रहे हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग वहां से खत्म करवा देते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से इसके अंदर जाना है तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि उसके जो है वो हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी को हटा देंगे, खत्म कर देंगे। इलेक्ट्रिकल है तो सप्लाई काट देंगे, मैकेनिकल कोई है तो उसको भी हटा देंगे हम लोग। तो इस तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर वेंटिलेशन को हम लोग ध्यान करेंगे कि वेंटिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, लाइटिंग, एयर सर्कुलेशन वहां पर है कि नहीं है, क्या स्पेसिफिक टूल्स या प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, पीपीस की जरूरत है, कुछ स्पेशल टूल्स या पीपीस की अगर जरूरत है तो उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद सुनिश्चित करेंगे कि लाइटिंग वहां पर ठीक है कि नहीं ठीक है। फिर ये भी इंश्योर करेंगे कि फ्री आना जाना उसके अंदर आसान है, ऐसा तो नहीं है कि अंदर जाने में या आने में कोई एग्जिट एंट्री के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो इन केस ऑफ इमरजेंसी निकल ना पाए। फिर उसके बाद ये भी इंश्योर करेंगे कि जो इमरजेंसी रेस्क्यू है या फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स है, जो कम्युनिकेशन मेथड्स है वो हो रहा है, स्टेब्लिश किया गया है कि नहीं किया गया है। फिर बात करते हैं वर्क परमिट हम लोग इशू करते हैं वर्क एट हाइट के लिए। तो वर्क एट हाइट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊंचाई पे काम करने के लिए भी वर्क परमिट को इशू किया जाता है। जो हाइट वर्क होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, परमिट इशू करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हजार्डस होता है। तो हाइट वर्क का मतलब होता है कि अगर हम लोग ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो ज्यादा खतरा बढ़ेगा। तो उस केसेस में देखा जाता है कि 1.8 मीटर से ज्यादा की हाइट के ऊपर परमिट टू वर्क सिस्टम तो लागू नहीं किया जाएगा, या फिर लेकिन प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन और भी हाइट बढ़ती है तो उसके लिए हम लोग परमिट टू वर्क सिस्टम को भी लागू कर देते हैं। और अच्छा तो यही है कि 2 मीटर्स की हाइट से वर्क परमिट इशू कर दिया जाए और कहा जाए कि जिसको भी काम करना है वो वर्क परमिट लेकर के तभी काम करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग इमरजेंसी प्रोसीजर्स और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।